गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th के जो पेपर हैं वो भी बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है, जल्दी ही रिज़ल्ट आएगा और आप 11th क्लास में चले जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास के बारे में पढ़ लेंगे जब तक कि आपका रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी को अच्छे रिज़ल्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबरों से पास हों और मेरिट में आकर हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। यही उम्मीद है आप लोगों से और आशा भी है। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है वो है जीव जगत। ठीक है, क्या है? जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जीव जगत, और उसमें इसका इंग्लिश टर्म क्या हो गया? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले से हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो बायोलॉजी है ठीक है, जीवित जीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है आपकी बॉटनी और दूसरी क्या होती है? जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बॉटनी में तो हम पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं और जूलॉजी में हम क्या करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जो बायोलॉजी है, जो पूरा जो जीव विज्ञान है, ठीक है, उसके पितामह कौन है? अरस्तु हैं। और जो जंतु जगत है उसके पितामह भी क्या है? अरस्तु हैं। लेकिन जो बॉटनी है हमारी उसके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जो बॉटनी है उसके जो फादर हैं वो कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। और होल जीव विज्ञान, ठीक है, होल जीव विज्ञान के जो फादर हैं वो कहलाते हैं अरस्तु। और जंतु विज्ञान के भी जो फादर हैं वो कहलाते हैं अरस्तु। और जो बॉटनी के हैं, ठीक है, वो क्या हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अच्छा, अब आप काम कैसे करेंगे? ठीक है, 11th बायोलॉजी के लिए जो काम है, आप एक रजिस्टर खरीदेंगे जैसा कि आप मैथ्स में के लिए ख़रीदते थे। ठीक है, मोटा सा होना चाहिए क्योंकि आपके इसमें 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जैसे आप मैथ्स के लिए रजिस्टर ख़रीदते थे वैसा ही रजिस्टर यहाँ पे ख़रीदेंगे। और जैसे जैसे लेक्चर बढ़ाते जाएंगे आप उसमें काम भी करते रहेंगे, आपको बताया जाएगा किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। देखो, जैसे आप देख रहे हैं ना सामने से कि जीव जगत में जो है हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे पहले, कि जीव जगत आखिर होता क्या है। आपने अपने आसपास देखा होगा ना, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं झरने होते हैं, कहीं पे कीड़े मकोड़े होते हैं, कहीं बैक्टीरियाज होते हैं, कहीं ह्यूमन बींग्स होते हैं, है ना। तो उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसमें? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो फोटोग्राफ में आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि एक साइड डॉल है जो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, और दूसरी ओर क्या देख रहे हैं? बेबी देख रहे हैं जो कि क्या है? लिविंग थिंग है। तो कैसे पता चला आपको कि जो लिविंग थिंग है वो क्या करता है? अपने हाथ पाँव से मूवमेंट करेगा और एक्टिविटी करेगा। ठीक है, और दूसरी ओर जो डॉल है वो क्या करेगी? जैसे हम उसको रखेंगे जिस भी स्थिति में वो वैसे ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें क्या करती है? मूवमेंट नहीं करती हैं, और लिविंग थिंग क्या करती है? मूवमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या देखिए एक रैबिट बना हुआ है और एक कार बनी है ना। तो रैबिट क्या है? ऑब्वियसली ये क्या है? एक लिविंग थिंग है, और कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, बट रैबिट कह रहा है आई मूव ऑन माई ओन एंड सर्च फॉर माई ओन फूड। कह रहा है कि मैं मूवमेंट कर सकता हूँ किसके लिए? अपने खाने की व्यवस्था भी मैं कर सकता हूँ, किसके द्वारा? मूवमेंट के द्वारा। बट कार सैड आई कैन नॉट मूव ऑन माई ओन, आई नीड पेट्रोल टू मूव। तो जो कार है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, बट मूवमेंट तो वो भी शो करती है। लेकिन कार क्या कह रही है? मैं खुद से मूवमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन जब क्या होता है? पेट्रोल होता है तो मैं मूवमेंट कर पाती हूँ, है ना। तो डिफरेंस पता चल गया कि लिविंग थिंग क्या है और नॉन लिविंग थिंग क्या है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक,
फिर रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, होमोस्टेसिस है, हेरिडिटी है, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुली है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, ये रिवीजन ही वर्क चल रहा है अभी। ठीक है, कि जो सजीवों के जो लक्षण होते हैं वो क्या है, पहला है आकृति एवं आकार, है ना। तो पहला जो क्या होता है कि जो भी सजीव होता है उसका क्या होता है, एक निश्चित आकृति और आकार होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, उसको देखकर आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, ह्यूमन है। डॉग को देख के कहेंगे डॉग है ना। तो प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। शायद बचपन में ना कर पाते हों जब तक हम 2 साल तक के, लेकिन उसके बाद हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है कोशिकीय संरचना एवं जीव द्रव्य। ठीक, तो क्या होता है, सजीवों में कोशिकीय संरचना तो होती है, पता है ना कि आपको, अगर आपने कोशिका 9th में पढ़ी थी, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि कोशिकांग होते हैं ना। और कोशिका क्या होती है, कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतक से मिलकर फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर का निर्माण कराते हैं। ठीक है, तो किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। और प्रत्येक जीवित कोशिका में क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, और जो जीवन का क्या है, आधार है। तो जो भी कोई भी लिविंग थिंग होगी तो उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ कोशिकीय संरचना होगी, और उसके अंदर क्या होगा, जीव द्रव्य होगा, जिससे वही क्या है, हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रचलन एवं गति। जैसे अभी आपको क्या दिखाया था, रैबिट और कार दिखाया था, तो यहाँ पर भी क्या है कि जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, गति जरूर करते हैं, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये शो करता है कि वो क्या कर रहे हैं, भोजन की तलाश में, साथी की तलाश में, ठीक है, और अन्य कामों की तलाश में क्या करते हैं, अपनी गति को शो करते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं क्या वो सजीव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्लांट्स भी सजीव होते हैं, लेकिन वो हमारी तरह चल फिर तो नहीं सकते, लेकिन जब हवा के थ्रू अपनी टहनियों को हिलाते हैं तो वो भी मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पोषण। तो सभी जो सजीव होते हैं उनको अपने जीवन में क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है ना। तो कह सकते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन के द्वारा ही उनके शरीर में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी कार्य को क्या करते हैं, आसानी से कर सकते हैं। फिर आपका श्वसन। ठीक है, श्वसन क्या है कि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो लेकिन जो भी हमने भोजन किया है उस भोजन को जलाने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि ऊर्जा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, श्वसन की क्रिया करनी पड़ेगी, जिससे ही हमें ऊर्जा मिलेगी, और उसके उपरांत ही हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर आप खाना नहीं खाया आपने बहुत लंबे समय से, तो क्या होता है, आप अपने को अनकम्फर्टेबल फील करते हो और में ताकत नहीं होती है किसी भी कार्य करने की। तो भोजन हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। उसी तरीके से श्वसन भी क्या है, बहुत आवश्यक है। श्वसन नहीं करेंगे तो क्या होगा, भोजन टूटेगा नहीं और ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, है ना। फिर है आपका उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन क्या हुआ कि जितना भी हमने भोजन खाया है उसके उपरांत जो भी अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बने हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। फिर है आपका उपापचय। ठीक है, उपापचय ये क्या है, ह्यूमंस की या जो भी जीवित जानवर है उसकी क्या है, मुख्य क्रिया है उपापचय। मेटाबॉलिज्म अगर शरीर में नहीं होगा तो हम क्या है, जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें क्या होता है कि कुछ विनाशकारी क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है, और कुछ क्या होती हैं, रचनात्मक, यानी कि हमारे शरीर में क्या है, कुछ तो क्या हो रहा है, क्रियाओं के द्वारा विनाशकारी हो रही हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, या पुराने सेल्स का क्या होना, रिपेयर होना। और रचनात्मक कार्य क्या हुए कि जो पुराने सेल डेड हो गए थे उनकी जगह पर नए सेल का बनना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रिया में क्या होता है कि जो क्रियाएं होती हैं वो लाभकारी भी क्या होती हैं और क्या होती हैं, हानिकारक भी होती हैं। ठीक है, तो ये उपापचय हो गया, और उपापचय के दौरान ही शरीर में क्या होती है, एनर्जी मिलती है।
नेक्स्ट है शारीरिक नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, शारीरिक नियंत्रण व्यवस्था मतलब कि हमारा जो बॉडी है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा मस्तिष्क कर रहा है। और भी क्रियाओं को चलाने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, शारीरिक नियंत्रक व्यवस्था होती है। जैसे हमारा जो ग्रोथ है उसमें हार्मोन्स काम करते हैं, है ना। और तंत्रिका तंत्र द्वारा जैसे हम किसी के शरीर को टच करते हैं ये तो वो हमारे शरीर उसको महसूस कर लेता है और ब्रेन तक खबर पहुंचाता है ना। या सुई चुभ गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारा और वातावरण का जो संबंध स्थापित होता है उस संबंध के बारे में जानकारी मस्तिष्क को कौन देता है, तंत्रिका तंत्र देती है। और हार्मोन्स क्या होते हैं कि वृद्धि के लिए ठीक है, ग्रोथ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए क्या करता है, हार्मोन टाइम टाइम पर निकलता है और हमारी शारीरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं में हेल्प करते हैं। और तीसरा क्या है, रुधिर। रुधिर से क्या हो रहा है कि रुधिर के द्वारा ही जो हमने भोजन खाया है उसमें जो न्यूट्रिशन है वो रुधिर द्वारा ही पूरे शरीर में क्या होते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो रुधिर क्या है हमारे शरीर में बहुत क्या है, आवश्यक है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें आता है आपकी उत्तेजनशीलता एवं अनुकूलन। ठीक, उत्तेजनशीलता और अनुकूलन। तो उत्तेजनशीलता क्या हुई कि सजीवों में बाह्य वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति होती है तथा अनुकूलन की भी क्षमता होती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि बाह्य वातावरण के प्रति रिएक्ट करते हैं ना। जैसे धूप है, ठंड है, गर्मी है, तो उत्तेजनशीलता प्रदान करते हैं। और अनुकूलन की वातावरण, जिस तरीके का वातावरण होगा उसमें कोई भी जीव अपने को ढालने का प्रयास जब करता है तो उसको क्या कहते हैं, हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अगर हम में क्या होगी उत्तेजनशीलता, मतलब कि हम किसी चीज़ को सेंस करने की जो क्षमता रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तेजनशीलता। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा हमको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रजनन। ठीक है, सजीव क्या होते हैं कि उसमें अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग यानी कि अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक जीव क्या करता है, जनन करता है। अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो जो उसकी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, वो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए उसको क्या करना है, प्रजनन करना आवश्यक है। ठीक है, फिर आता है आपका जीवन चक्र। ठीक है, तो क्या अभी तक हमने प्रजनन कहा कि प्रत्येक जो जीव है वो अपने को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नई पीढ़ी को लेके आता है। तो जीवन चक्र में भी क्या होता है कि प्रत्येक जीव क्या होता है, जीवों को जन्म देता है। देखिए इधर ये मेढक है, देखिएगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप, अंडे देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, इसमें ग्रोथ हो रही है। ठीक, फिर टैडपोल बन रहा है, फिर अडल्ट बन रहा है और एट द लास्ट ये मेढक क्या हो गया, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया। तो उससे क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस, जीवन चक्र चल रहा है ना। तो यहाँ पे अंडे थे और यहाँ पे क्या हो गए, फिर टैडपोल बन गए, उसके बाद अडल्ट बन गया। तो जीवन चक्र चल रहा है कि अंडों से किस तरीके से एक वयस्क मेढक क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है और फिर से ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से जीवन का जो चक्र है किसी भी जीव में, ह्यूमंस में, मेढक में, जो भी लिविंग जीव है उसमें ये चक्र चलता ही रहेगा। इवन प्लांट्स में भी चलेगा। ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा जब इस मेढक की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जीवन जो हमारा है वो क्या होता है, जीवन चक्र लगातार क्या करता है, चलते रहता है। और प्रत्येक जीव क्या करता है, जीवन मरण के चक्र में हमेशा उसको क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, क्योंकि जो जीवन होता है वो पृथ्वी पे जो केमिकल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन से ही हमारा शरीर मिलकर बना है। उन्हीं से वो जीवित भी रहता है और जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी उसमें क्या हो जाता है, वो एनवायरनमेंट में मिल भी जाता है। ठीक है, अगर किसी जीव की मृत्यु नहीं होगी तो सोचिए क्या होगा, पूरे पृथ्वी पर क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, जिससे दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक जीव जो यहाँ पे जन्मा है उसकी मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल आपसे हम नई टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।